दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा प्रयागराज से और आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के ही प्रश्नों पर। तो आज फिर वहीं पर मतलब कल क्योंकि परसों मैंने जो लेक्चर डाला था वो भी मैं पर्यावरण से ही संबंधित प्रश्नों का डाला था, पर वॉइस ना जाने के कारण आप लोग कुछ लोगों को बहुत समस्या भी हुई, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। खेद भी है मुझे काफी कि वॉइस ना जा पाए। तो आइए आज आगे देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित ये वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। चाहे आप लोक सेवा आयोग से कोई भी पेपर दे रहे हैं तो वहां पर भी यही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, या वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी वन लाइनर ही पूछे जाते हैं। तो वनडे लेवल के हिसाब से जो आगे प्रश्न है मैं उन्हें बताऊंगी। जैसे अभी पेट के लिए, लेखपाल के लिए, तो वहां पर मैं बताऊंगी कि ये वाले प्रश्न लगभग वनडे लेवल में पूछे जाते हैं। जैसे ये आपको जो स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है वो यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। तो आप प्रश्न देख सकते हैं कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसमें लिखा है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन के स्वरूप, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा तो ये किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता वही होगी जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी। जैव विविधता में माना जाता है कि पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में विटेकर, आप इसे इंग्लिश में WHITTKAR लिख सकते हैं। विटेकर ने किया था सन 1972 में अल्फा, बीटा और गामा के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पतियां, जहां पर विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं वहीं जैव विविधता का अर्थ होगा। जैसे अगला ऑप्शन दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के जंतु, केवल जंतु से नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां या पादप एवं वनस्पतियां जहां पाई जाएंगी वहां पर। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ यूपीपीसीएस 2023 और आरओ 2022 का एग्जाम बिल्कुल दौड़ते हुए चला आ रहा है आगे की तरफ। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये मत कहिए कि अरे ये सरल प्रश्न है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यही जो पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे गए पर्यावरण के और कुछ प्रश्न जैसे साइंस के हैं, तो इनसे मतलब रिपीटेड प्रश्न, थोड़ा सा शब्दावलियां इधर उधर कर दी जाती हैं, बाकी प्रश्न वही अक्सर आ जाते हैं। तो जैसे आप पिछले साल के कुछ पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें करिए, वहीं से लगभग प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औसत, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो यहाँ पर उत्तर आपको दिख भी रहा है, तो डी उत्तर होगा कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्वाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह कैसे? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह है, ये कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। मतलब इसका कार्य भिन्न भिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। तो इसका आप व्याख्या भी देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने इसमें कुछ, हर एक प्रश्न में आपको ये चित्र देखने को मिल रहे हैं, तो इन चित्रों का कुछ मतलब भी है। आप कमेंट करिएगा कि इन चित्रों का क्या मतलब है, क्योंकि हर प्रश्न के मुताबिक ही यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। तो आप इन्हें कमेंट कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास मतलब विनाश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कि आनुवांशिक आत्मसात्करण, परभक्षियों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश। तो यहाँ पर जब प्राकृतिक वास का विनाश हो जाएगा तो कैसे, मतलब जैव विविधता के ह्रास के लिए तो जो जीव जंतु पक्षी हैं वो कैसे रहेंगे? तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक सेकंड, चौथा प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। तो जैसे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय जो वहां पर कॉप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 2019 में हुआ रहा, तो उसमें सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 2030 तक है और अभी 2022 चल रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। 2019 पीसीएस प्री में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? वीपी सिंह ने, कार्ल मोबियस ने, सर ए जी टॉन्सले ने, वाल्टर जी रोसन ने। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे इसका उत्तर होगा उत्तर डी। इसका उत्तर आपको दिख रहा है कि वाल्टर जी रोनेस होगा। तो प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दास मैन ने कहा था 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये पुस्तक याद कर सकते हैं कि ये पुस्तक किसकी है। तो एक सेकंड आप लोग वेट करिए। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इस पुस्तक को आप याद कर सकते हैं, ये किसकी पुस्तक थी? तो रेमंड एफ दासमैन। तो इनकी पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये पुस्तक थी, आप जरूर याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रही हूँ। रेमंड एफ दासमैन की ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें मतलब इसकी मैं व्याख्या आपको पूरी कर देती हूँ, मैं दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम डब्ल्यू जी रोशन मतलब वाल्टर जी रोसन ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया? मतलब 2011 से लेकर 20 तक इस दशक को किस रूप में जाना जाएगा? प्राकृतिक आपदा से, जैव विविधता दशक से, जलवायु परिवर्तन दशक से, पर्यावरण दशक से। तो आप इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका बी, जैव विविधता दशक से 2011 से 2020 तक जाना जाएगा। तो ये आप यहाँ पहले दे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में ऐसी बात कही थी कि 2011 से 20 तक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी या इसे शॉर्टकट में NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये शहर आपको देखिए नजर भी आ रहा है शायद ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये न्यूज़पेपर की बात थी, इसलिए मैंने इसमें न्यूज़पेपर लगाया हुआ है। मतलब हर प्रश्न में आपको जो चित्र दिख रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जामनगर, अब जामनगर कहाँ पर है आप लोग इसका उत्तर कमेंट कर कर बताएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगी जामनगर कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुवी वनों में। तो सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जैव विविधता सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर में तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरती है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। ठीक,
इन्हें क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, भूमध्य पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। अब आप इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि इसका उत्तर मैं अभी बताई इसलिए। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच है, तो उसी की तरफ बढ़ेगी, ना कि घटेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, और 10 डिग्री इसके ऊपर और 10 डिग्री इसके नीचे, मतलब बढ़ेगी, बस इतने। तो इधर आएगी तो बढ़ेगी, इधर से जाएगी तो भी बढ़ेगी, तो सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर ही, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने ऐसा चित्र लगा के रखा है। तो इसका उत्तर दीजिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर आप दीजिए। तो सर्वाधिक जैव विविधता, जैसे कि उत्तर आप देख सकते हैं, शांत घाटी में पाई जाती है। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। शांत घाटी को आप साइलेंट वैली भी कह सकते हैं। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है प्रश्न। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो वो भी केरल में है। ठीक है, तो जैसे इसमें केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ी में विस्तृत मतलब शांत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तर दिख ही रहा है, उत्तराखंड में। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न है। इसी तरह के आपके टेट में, लेखपाल में, जो वनडे लेवल के एग्जाम में लगभग इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी आप बता सकते हैं उत्तराखंड में, शायद नहीं, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट कहाँ है? तो आप इसे मतलब देखिए, उत्तर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो उत्तर आप सोच लीजिएगा। आपको मैं 5 सेकंड समय देती हूँ। जैसे पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। तो इसका उत्तर आपका सी सही होगा। यहाँ पर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। कभी भी पश्चिमी घाट तो हमेशा होता है, क्योंकि सर्वाधिक ताप स्थल या हॉट स्पॉट वहीं पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। लेकिन कभी भी पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। ये बात आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपने दिमाग की बत्तियों को जला कर रखिए कि पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय है। और ये वनडे लेवल का प्रश्न हो सकता है, आगे आने वाले पेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो आप अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर एकदम संतृप्त है, अब इनका और बहुत ज्यादा जैव विविधता की जरूरत नहीं है, अब जितनी है उतने में संतृप्त है, कहते हैं ना, अब एकदम संतृप्त का मतलब एकदम भर गए ऊपर तक। तो सबसे सर्वाधिक जैव विविधता अभी संतृप्त पश्चिमी घाट में, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जैव विविधता प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। इसमें आप जैसे ये थंबनेल देख सकते हैं, क्या है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक कि आप इसका उत्तर सही बताएं। तो इसमें देखिए पहले आ जाएगा पश्चिमी घाट, दूसरा, और फिर आ जाएगा पूर्वी हिमालय, क्योंकि पूर्वी घाट है नहीं, पश्चिमी भारत है नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, बी 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर गंगा मैदान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी हिमालय। तो आप यहाँ पर सोचिए किसका क्या उत्तर होगा। गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। तो यहाँ पर जैसे आप अब तो उत्तर लगा ही लेंगे कि पूर्वी हिमालय होगा, तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट।
शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो आप इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि सी सही होगा, क्योंकि पूर्वी हिमालय है ना कि पूर्वी घाट है, तो इसलिए यहाँ पर इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका सी सी सही होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको कहीं भी लगे कि व्याख्या करने की जरूरत है तो आप लोग इसे कमेंट कर दिया करिए। जैव विविधता के नाश का कारण है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे भी वर्ड आते हैं क्या, नाश, हाँ, नाश, विन्यास, इस तरह के प्रश्न मतलब बनते हैं। आप देख सकते हैं पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया, तो आप इससे निश्चिंत रहें कि अरे ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, नाशवाद सब, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी भी सही है, पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण भी सही है, वनों का नाश भी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। तो अगर आप लोग कहें तो मैं इसको व्याख्या करूं। वैसे आप जान ही रहे हैं कि जीवों के प्राकृतिक आवास को अगर नाश कर दिया जाएगा तो वहां पर इस तरह की मतलब दुर्घटनाएं होंगी कि जैव विविधता के नाश का कारण आ जाएगा, प्राकृतिक आवास की कमी हो जाएगी, तो कहाँ पर लोग मतलब जीव जंतु रहेंगे। पर्यावरण पर्यावरणीय प्रदूषण आप देख ही रहे हैं कितना हानिकारक है, वनों का नाश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उपयुक्त सभी उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास मतलब ह्रास का प्रमुख कारण है कि मतलब यहाँ पर कि इसके कारण कौन दोहन या कौन विनाश किया जा रहा है। जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्टार लगाया हुआ है, और जहां पर प्रश्न में स्टार लग जाए समझो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए स्टार लगाया गया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पाद एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण है, तो जाहिर सी बात है आवासीय विन्यास। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो यही सही होगा। मैं जो प्रश्न समझाने लायक नहीं है वो मैं नहीं, क्योंकि मैं इसी सेम टू सेम प्रश्न की व्याख्या पीछे कर चुकी हूँ। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में और ये प्रश्न पूछा गया 2015 में, बस कुछ शब्दावलियां ऐसी होती है जिन्हें परिवर्तन कर दिया जाता है और प्रश्न का उत्तर वही होता है। जैसे इसमें उत्तर था प्राकृतिक आवासीय विन्यास, इसमें केवल आवासीय विन्यास दे दिया है। ठीक है, बात वही कही गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, सारे उत्तर दिख रहे हैं आपको। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन एवं विदेशी जाति के संक्रमण से संकटा संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। तो इसको तो ये वाला ऑप्शन छोड़ के आप सारे ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें चार ना हो वही ऑप्शन सही होगा। तो पहला दूसरा तीसरा तो है नहीं, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर पहला दूसरा, एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो जैव विविधता को कहाँ से अधिकतम संकट होगा, तो जैसे दिख रहा है ये 2014, 15 और 2017 में पूछा गया। दो प्रश्न इसी से पीछे पूछ चुका है, और ये इसका उत्तर भी ए ही होगा। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अगर जब प्राकृतिक विनाश हो जाएगा और निवास और प्राकृतिक विनाश के कारण ही जैव विविधता को अधिकतम संकट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। आप इसको सोचिए थोड़ा सा, कौन सा नहीं हो सकता है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, कृषि का विस्तार।
जैसे यहाँ पर बंजर भूमि का वनीकरण है, तो बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, ना कि इसमें जैव विविधता में ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। तो यहाँ पर बाकी सब शामिल है, लेकिन ये नहीं शामिल है, तो इसका उत्तर ये होगा। तो आज की क्लास के लिए प्रश्न इतने ही थे, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगते होंगे, और मैं अच्छे अच्छे प्रश्न खोज कर लाती भी हूँ ताकि आप लोगों को लाभ हो। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास इसीलिए ले रहे हैं ना, ताकि आपको लाभ हो। तो इस कारण मैं आपसे यही कहूंगी कि क्लास को आप लोग शेयर किया करिए। थोड़ा सा आप जैसे शेयर करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। एक मिनट, जैसे आप लोग क्लास को शेयर करेंगे तो क्लास काफी लोगों तक पहुंचेगी। कंटेंट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कंटेंट आपको मैं गलत दे रही हूँ या खराब दे रही हूँ, क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो आप लोगों को लाभ होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं बस, आप अपनी मेहनत करते रहिए, और मेहनत जो भी करता है एक दिन रंग जरूर लाती है, चाहे जो इंसान हो। कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रंग लाएगी ही लाएगी, एकदम जाहिर सी बात है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और मैं इसी तरह क्लास लेती रहूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मैं पहले ये सारी बातें नहीं कहती हूँ ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दिया करिएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जो करेंगे वही अच्छा है, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, नहीं करिए करिए। और यहाँ तक आप क्लास देखें, पूरी क्लास देखा करिएगा, आपको 100% लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हूँ। आपका दिन शुभ हो, और थैंक यू। जल्द मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ शुभ दिन हो आपका। थैंक यू सो मच।